हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस चैप्टर में इस वीडियो में मैं आपको ब्लड के बारे में बताऊंगी। ठीक है, इसकी बेसिकली मैं 3 वीडियो बनाऊंगी। पहले जिसमें बताऊंगी अबाउट ब्लड, सेकंड में मैं आपको बताऊंगी ब्लड क्लॉटिंग एंड थर्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्लड ग्रुप के बारे में। और इसके एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसकी एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम चलते हैं ब्लड की तरफ। ये देखिए ब्लड को अगर हम बात करें, हिंदी में रक्त कहते हैं और उर्दू में लहू कहते हैं। और ब्लड की जो स्टडी होती है उसको हम लोग कहते हैं सीरोलॉजी या हेमाटोलॉजी। ठीक है, ये एक नेचुरल कोलाइड्स होता है। कोलाइड का मतलब अगर मैं जानना चाहूँ तो एक समझने के लिए समझा रहे हैं, इसको एकदम एग्जैक्टली डिफिनेशन में समझिएगा। एक तरीका, जैसे किसी भी चीज़ को, तरल पदार्थ को आप छानो तो उसमें जो क्या होता है, कुछ फंसता है कोई चीज़। ठीक है, तो उसको हम लोग कोलाइड कहते हैं। और क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसमें। जैसे ये स्पेशलाइज्ड जो फ्लूइड होता है ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक, अब इसमें हम इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। डिफिनेशन देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लड एक तरह का बॉडी फ्लूइड होता है, यानी बॉडी में पाया जाने वाला तरल पदार्थ होता है। ये क्या करता है, ये किस में पाया जाता है, ये ह्यूमंस में भी पाया जाएगा और अदर एनिमल्स में भी पाया जाता है। और ये डिलीवर करता है कुछ इम्पॉर्टेंट या नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स को। किसको करता है, न्यूट्रिएंट्स को एंड ऑक्सीजन को। कहाँ पे करता है, सेल्स में। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट करता है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को। वो कहाँ करेगा, अवे, दूर। कहाँ से, दो सेल से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देती हूँ। ब्लड को रक्त कहते हैं हिंदी में, और उर्दू में बात करें तो उसको लहू कहते हैं। इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं सीरोलॉजी और हिमाटोलॉजी। ठीक है, ये होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ब्लड एक बॉडी का तरल पदार्थ होता है जो क्या करता है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को या न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है। कहाँ पर, सेल्स तक लेके जाता है। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको दूर रखता है, किससे, सेल से। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। जैसे कि पीएच में जो है, इसमें ब्लड में पीएच कितना होता है, 7.4 बेस। अगर ये बात करें कि अगर 7 से ज़्यादा जो है, किसी में पीएच जो है 7 से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग बेस में कन्वर्ट कर बेस कह देते हैं। और अगर यही 7 से कम होगा इसको हम लोग एसिड बोल देंगे। और यही अगर जो है पीएच 7 के बराबर होगा तो इसे हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसमें जो है ब्लड में जो पीएच होता है 7.4 होता है, 7.4 बेस। ठीक है, अगर हम बात करें मेल में ब्लड कितना होता है क्वांटिटी में, मेल में ब्लड 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर होता है। अब इसमें देखिए फीमेल में आधा लीटर कम होता है। कैसे, क्यों कम होता है, क्योंकि फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो वहाँ पर आरबीसी का फॉर्मेशन जो है मतलब कम होगा। और ये आरबीसी जो है वो ब्लड का बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में क्या होता है, ये 2 तरीके से होता है। अगर एडल्ट में बात करें तो एडल्ट में जो ब्लड का निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो क्या होता है, जैसे आपने कभी चिकन वगैरह खाया होगा तो चिकन में जो हड्डी होती है उसके बीच में देखा होगा आपने, लाल लाल गूदा रहता है। ठीक है, तो उसको हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं, उसी को बोन मैरो बोलते हैं। तो जो एडल्ट होते हैं, लाइक हम लोग जैसे लोग, उसमें जो है ब्लड का निर्माण उसी अस्थि मज्जा में यानी हमारे बोन मैरो में होता है। और यही बात करें अगर इम्ब्रियो में, जो बच्चा पेट में है माँ के, उसमें कोई हड्डी तो होती ही नहीं है। उनकी हड्डी कैसी होती है, एकदम मुलायम एंड कार्टिलेज जैसी होती है। तो उसमें कोई भी बोन मैरो नहीं है, वो मुलायम होते। तो उनमें जो ब्लड होता है वो कहाँ पे निर्माण होता है, लीवर के मेसोडर्म में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक और पॉइंट हम बता देते हैं, जैसे स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन में जो है ये ब्लड बैंक, इसको जो है हम लोग बेसिकली ब्लड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड बैंक। और इसी को हम लोग ब्लड का कब्र भी कहते हैं, यानी ग्रेवयार्ड। ब्लड का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप याद कर लो।
ओके, अब हम बात करते हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। 200 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब इसमें बात करते हैं हीमोग्लोबिन यानी एचबी, इसमें आयरन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन यानी एचबी मेल में कितना होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर एंड फीमेल में होता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये आप पॉइंट याद रखना। देखिए यहाँ फीमेल में भी कम है और मेल में देखिए ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी, ठीक। अब हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं ब्लड के। पहला फंक्शन क्या होता है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तभी आपने कभी देखा होगा जो प्रेशर, ब्लड प्रेशर वगैरह होता है, लाइक खून, आपका जितना खून होता है 120 के प्रेशर से जाता है एंड 80 के प्रेशर से वापस आता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी बीपी नापते हैं तो 120/80 ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड आइटम्स, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड आइटम्स को। जैसे आपने कोई चीज़ खाया, ये फॉरन नहीं आपके मतलब ब्लड में पहुंचा देगा। क्या होता है, वो चीज़ हमारे पेट में जाती है, वहाँ पर उसको ये छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक होता है। ये तो डाइजेशन में है, ये अलग से टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लिक्विड में, वो क्या करती हैं, वो ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको सेल्स तक पहुँचाती हैं, माइंड, मेरे दिमाग में पहुँचाती हैं, आँखों को पहुँचाती हैं, हर जगह, दिल को, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है हर जगह न्यूट्रिशन को पहुँचाती है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ब्लड ही कर रहा है ये काम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड आइटम्स लाइक न्यूट्रिएंट्स। और किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, गैस का। गैस में जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को लेके जाना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आना, ये भी इसी में होता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल, और जैसे वेस्ट मटेरियल को भी ये लेके जा रही हैं, अब क्या करेंगी, अब वेस्ट मटेरियल को ये इनको तो पता नहीं है इनको क्या करना है, बट ये ला कर ये किडनी को दे देती है, ठीक है। किडनी उसमें से ले लेती है और किडनी क्या करती है, अब किडनी के थ्रू इसमें डायलिसिस होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये डिफेंस अगेंस्ट टॉक्सिन्स एंड पैथोजन के अगेंस्ट ये डिफेंस का काम करती है। आई होप सो ये आपको इतना सा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके जो है, इसमें ब्लड के कंपोजिशन की बात करते हैं, किसके ब्लड कैसे बना होता है। एक पार्ट है इसका प्लाज्मा और एक पार्ट है कार्पसूल्स। प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, वो लिक्विड पार्टिकल होते हैं, लिक्विड पार्टिकल। और ये जो कार्पसूल्स होते हैं ये हार्ड पार्टिकल होते हैं। ये हमारे ब्लड में 60% पाता है, कभी कभी ये जो है किसी किसी बुक में 55% भी दिखा देता है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, 60 to 55%। और ये 40% होता है, अगर 55 है तो उस हिसाब से आप इसको अरेंज कर लो। प्लाज्मा के दो टाइप होते हैं, एक होता है फाइब्रिनोजन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। अब जैसे आप ये सोच रहे होगे प्लाज्मा ऑलरेडी येलो कलर का होता है, ब्लड गाढ़ा होता है, ब्लड लाल होता है और ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ऐसा नहीं है वो सिर्फ लिक्विड से बना होता है। जैसे हम चाय की बात करें, चाय में क्या क्या मिलती है, चाय पत्ती पड़ती है, हार्ड पार्टिकल है, शक्कर पड़ी, हार्ड पार्टिकल है, दूध लिक्विड पार्टिकल है, ठीक है। मिलाकर छाना छन्नी से, तो जब छान लिया तो देखा नीचे एक लिक्विड चाय बनके तैयार हो गई। पर उसको बनाने के लिए हार्ड एंड लिक्विड दोनों को ऐड किया गया था। अगर इसी तरह से शरबत की बात करी जाए, शरबत कैसे बनता है, चीनी से, चीनी इज़ अ हार्ड और पानी, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें भी लिक्विड एंड हार्ड पार्टिकल मिलकर ही बना होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। फाइब्रिनोजन क्या होता है, ये इसका मेन पार्ट होता है। अगर ये इसमें से प्लाज्मा से अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो ये प्लाज्मा क्या हो जाएगा, ये थोड़ा पतला हो जाएगा और इसमें जो गाढ़ापन होता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो बचेगा उसको बोलेंगे सीरम। कभी भी जो बीमारियों की जांच होती है वो प्लाज्मा के सीरम से होती है, ठीक है। सीरम से बीमारियों की जांच की जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कार्पसूल्स। कार्पसूल्स क्या होते हैं, ये इसको रुधिराणु कहते हैं हिंदी में। और इसमें क्या होता है कि जो है ये 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसूल्स, वाइट ब्लड कार्पसूल्स एंड प्लेटलेट्स, ऐसे ही है। अगर इसके टेक्निकल नाम की बात करें, टेक्निकल नेम, सो आरबीसी को कहते हैं इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ये वाइट कलर की होती है, एंड प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स।
अगर आरबीसी की कॉइन नंबर की बात करें तो ये जो है ब्लड में 5 मिलियन यानी 50 लाख होती है इसकी नंबर, और ये 10,000 के करीब होती है डब्ल्यूबीसी, और ये हमारी 2 लाख के करीब होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, और इसके जीवन काल की बात करें, जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का 4 दिन होता है और प्लेटलेट्स का 7 दिन होता है। जब आप ये सोच रहे होगे 120 दिन में जब ये आरबीसी ये खत्म हो जाएगा, ये भी मर जाएगा, ये भी मतलब 7 दिन में खत्म हो जाएगा, तो फिर बचेगा सिर्फ प्लाज्मा, तो यानी फिर ये काम कौन करेगा इनका? तो फिर क्या होता है, फिर अगेन प्लाज्मा से ही जो है हमारा ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट फिर से ऐसे बनने लगेगा। और ये डिस्कार्ड कहाँ होता है, आई मीन इनका जो है कब्र इसकी कौन होती है? इसकी कब्र है स्प्लीन, स्प्लीन में जाता है। ठीक है, मरने के बाद जो इसकी डेड बॉडी होती है वो स्प्लीन में जाती है, दैट इज ऑल्सो ग्रेवयार्ड। अब हम इसको आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को अलग से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं इनको अलग से, हम डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स एंड प्लेटलेट्स। ये व्हाइट कलर का होता है। ल्यूकोसाइट्स इसका टेक्निकल नेम है, इसका एरिथ्रोसाइट और इसका थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का जो शेप होता है वो गोल होता है, गोल, और बीच में थोड़ा चपटा हुआ रहता है। ठीक है, अगर आरबीसी की बात करते हैं हाइट पे जाने पर ये क्या होता है, आरबीसी का साइज बढ़ता है जब हाइट पर जाते हैं। इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, इसमें लाइसोसोम नहीं होगा। लाइसोसोम का काम मैंने आपको सेल में पढ़ाया था। लाइसोसोम ये एक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जिसे ये डाइजेशन का काम करता है। लाइसोसोम डाइजेस्ट कर देता है। तो जब इसमें लाइसोसोम नहीं है तो इसको कौन डाइजेस्ट करेगा? स्प्लीन, यानी ये स्प्लीन में जाके अपने आप को डिस्कार्ड करता है, ये डाइजेस्ट करवाता है, ये इसकी कब्र होती है आरबीसी की। ठीक, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो डीएनए आरएनए भी नहीं होगा। तो जब हम लोग किसी के माता पिता का पता करते हैं कि ये इनका बेटा है या इनकी बेटी है कि नहीं, तो कभी भी उसमें डीएनए ये आरबीसी को नहीं लेते, क्योंकि इसमें डीएनए नहीं होता है। जब डीएनए नहीं हो, आई मीन न्यूक्लियस नहीं होगा, जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो डीएनए भी नहीं होगा, आरएनए भी नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब क्या बात करते हैं, अगर डीएनए टेस्ट है वो हमारे थूक से, हमारे आँख स्लाइवा से, उससे हो सकता है, बट आरबीसी से तो नहीं होगा। कार्पसस जो है ये ब्लड का 95% होता है। लाइक ये जो है, अगर बात करें कार्पसस का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, दैट इज आरबीसी। ये 95% होता है। इसकी मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी, 5 मिलियन अगर इसका क्वांटिटी है, इसका नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है 95% को ऑक्युपाई करेगा। और ब्लड अगर जो है हमारा ब्लड होता है आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। अगर आयरन की कमी हो जाए तो सीधी सी बात है कि ब्लड की कमी हो जाएगी। जब ब्लड की कमी हो जाएगी तो उस कमी को हम लोग एनीमिया रोग कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। इसका साइज इरेगुलर होता है, यानी ना ही गोल होगा ना ही चौकोर होगा, कोई भी साइज ये अपना ले सकता है, इरेगुलर। इसमें न्यूक्लियस होता है। जब इसमें न्यूक्लियस होता है तो ये क्या करता है, ये रोग से रक्षा करता है। किस तरीके के रोग? जैसे हम लोग इसके टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स में हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे रोग से रक्षा कैसे करेगा। इसमें एंटीबॉडी होता है, नंबर 2 लिम्फोसाइट्स, नंबर 3 मोनोसाइट्स, नंबर 4 न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। बेसिकली जो 3 काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एंटीबॉडी का, लिम्फोसाइट्स का एंड मोनोसाइट्स का। इंपॉर्टेंट ये भी है बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो क्या होता है एंटीबॉडी, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है, जब वो डब्ल्यूबीसी में एंट्री करता है, सबसे पहले एंटीबॉडी ब्लड में हमारी बॉडी में एंट्री करता है, तो वो क्या करता है, एंटीबॉडी उसको रिकॉग्नाइज करता है। जब ये रिकॉग्नाइज करेगा तो ये कुछ कर नहीं पाएगा, ओनली एंड ओनली ये रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करेगा, ये जाकर लिम्फोसाइट को बताएगा
कि मैंने पहचान लिया है ये फॉरेन पार्टिकल है, लाइक डिसीज़ है, ये हमारे अंदर किसी चीज़ को नुकसान करने आए हैं। तो फिर लिम्फोसाइट क्या होगा, इसका शेप टी के समान होता है, इस तरीके से इसका शेप होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये उस फॉरेन पार्टिकल को मार डालता है। जब ये मार देता है तो फिर ये चला जाता है, इसका काम ही। अब ये क्या करेगा एंटीबॉडी, ये मोनोसाइट को जाकर बताएगा। मोनोसाइट क्या करेगा, उस जो मरे हुए फॉरेन पार्टिकल होते हैं उसको ये खा जाता है, तभी इसका साइज बिग होता है, ठीक है। अभी ये 3 लोगों के ये काम हो गए। जब कभी बॉडी में HIV नाम का वायरस आ जाता है, किसी को एड्स हो जाता है, तो वो सबसे पहले अटैक किस पे करता है, लिम्फोसाइट पे। जब लिम्फोसाइट ही नहीं है उस बॉडी में, तो एंटीबॉडी ने अगर उसको पहचान लिया तो ये क्या करेगा, ये उसको मार नहीं सकता है। जब लिम्फोसाइट मरा हुआ है, तो जब वो उसको मारने वाला ही नहीं है, तो मोनोसाइट जिंदा फॉरेन पार्टिकल को तो खाएगा नहीं, उसको तो चाहिए मरा हुआ। तो इस तरीके से वो आके बॉडी के हर सेल को मारने लगते हैं और एक बीमारियों का घर बन जाता है, जिससे जो है इतनी मल्टीपल टाइप की बीमारियां बॉडी में होने लगती हैं जो क्योर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एट लास्ट डेथ हो जाता है। तो HIV वायरस बहुत ही खतरनाक होता है। अब न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स का काम क्या होता है। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, ये डैमेज को हील करता है। इओसिनोफिल्स क्या करता है, ये आपके जो है इनेट बॉडी में जो वायरस एंड बैक्टीरिया होते हैं उससे इसको जो है क्योर करता है। और बेसोफिल्स भी यही काम है, जो एलर्जिक वगैरह है उससे उसको क्योर करता है, ठीक है। आई होप सो आपको RBC एंड WBC दोनों समझ में आ गया होगा। बात करते हैं प्लेटलेट्स की। इसका जो शेप होता है कॉन्वेक्स लेंस की जैसा होता है, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा इसका शेप होता है। इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है और ये शक्ति प्रदान करता है। क्या होता है कि जैसे इस अगर ये कम है, ठीक है, RBC, तो इंसान वीक ही रहेगा, उसका मन ही नहीं करेगा कुछ भी काम करने को। लेकिन अगर प्लेटलेट्स कम है तो अंदर से बॉडी में शक्ति होगा कि मैं ये काम करूं, लेकिन जब उसकी प्लेटलेट्स गिरी हुई है तो वो काम नहीं कर पाएगा। मतलब ये शक्ति प्रदान करता है, लेकिन अगर जो है आपकी बॉडी ही सपोर्ट नहीं कर रही, तो इसीलिए क्या कहते हैं, जब भी कोई भी मलेरिया हो जाता है तो हमारी प्लेटलेट्स गिरने लगती हैं, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमें ब्लड की जाँच कराते हैं। अगर कोई भी कभी भी कमजोरी महसूस हो, सबसे पहले ब्लड की जाँच होती है, क्योंकि देखा जाता है कि इसका जो नंबर ऑफ जो सेल्स है उसका जो है 50 लाख होना चाहिए, और WBC हमारा एटलीस्ट 10,000 होना चाहिए, और ये हमारा एटलीस्ट 2 लाख के करीब होना चाहिए। कभी कभी मलेरिया में क्या होता है 10-10 हज़ार, 20-20, 40-40 हज़ार पहुँच जाता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। तो इस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको अबाउट ब्लड बताया है, ठीक है। ये एक इसके जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं ये कंपटीशन लेवल के भी हिसाब से था, तो वो सारे कंपटीशन के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उसको भी कवर कर दिया मैंने। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या बताऊंगी, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।